जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो 10+2 के बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। देखिए पी ब्लॉक, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ भी ध्यान हो तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसके यह यस ब्लॉक है, यहाँ पे ग्रुप 1 और ये 2 हो गया। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी ब्लॉक है और फिर ये पी ब्लॉक आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ग्रुप 14 से शुरू होता है, 13 14 से लेकर के 18 तक जाता है। तो आपने 13 और 14 को क्लास 11th में पढ़ लिया है, तो अब आपको यहाँ पे ग्रुप 15 से पढ़ना है। और इसमें भी कुछ सिलेबस में कटौती हो गई है ड्यू टू दी कोविड-19, तो कुछ वहाँ से भी आपको सिलेबस कम हो गए हैं। देखिए पी ब्लॉक में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, पहले आप उसको देखिए कि किस ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ध्यान देंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन हैं, उनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कैसे वेरी करता है, इसकी वेरिएशन को भी आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में भी ध्यान रखना है। सो यही सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं। और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशंस, हाइड्राइड का फॉर्मेशंस, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे पूछी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। जैसे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे कि ग्रुप 13 से आपको पढ़ना है तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इतने पढ़ने हैं। तो अब देखिए जैसे कि 13 है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो NS2NP1, यह ध्यान रखिए। जब 14 में आएंगे तो 2 हो जाएगा, P पर 2, 15 में आएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा हुआ कि यस ब्लॉक में ये 2 ठो निकल गए और 10 निकल गए यहाँ पे डी ब्लॉक के, तो कुल 12 हो गए। तो यहाँ से 13 शुरू होता है, तो ग्रुप 13 शुरू होता है। और इस तरह से आप जब लास्ट में आएंगे तो NH2NP6 ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके फर्स्ट मेंबर सभी को आपको याद कर लेना है, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर लेने हैं। अगर किसी को डाउट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी, एटॉमिक नंबर भी, वो सब याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैसे क्या क्या वेरिएशन आती है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसमें ग्रुप, अभी ये सब चीज़ें जो है आप इसको बुक में पढ़िएगा। और हम लोग ग्रुप 13 शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बात करता हूँ। देखिए ये जितने भी फर्स्ट मेंबर हैं, चाहे ये बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नियॉन हो, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं एलिमेंट से आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि एनॉमलस का मतलब क्या है। एनॉमलस का मतलब है कि द प्रॉपर्टी विच इज़ डिफरेंट दैन अदर्स, ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरों से अलग हो। तो बोरॉन का अपने ग्रुप, मतलब ग्रुप 13 में बोरॉन का, 14 में कार्बन का, 15 में नाइट्रोजन का, 16 में ऑक्सीजन का, 17 में फ्लोरीन का और 18 में हीलियम का कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट देन अदर्स आएगा। इसको आपको ध्यान देना है। ये एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारी एनॉमलस प्रॉपर्टीज बारी बारी पढ़ेंगे। ये यही चीज़ें जो है आपको आएंगी। अब देखिए जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में पहला तो एलिमेंट हो गया बोरॉन। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 आता है। ठीक है, और जैसे अगर ग्रुप 13 में जो एलिमेंट है उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होंगे, जहाँ पे N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या इसको आप समझिए कि पीरियड नंबर है। और अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें
तो जैसा आप जानते हैं कि अब आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हैं। तो किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज़ होता है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू दी नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज होने की वजह से। सो नंबर ऑफ़ सेल बढ़ रहा है, इसलिए इनकी साइज़ जो है बड़ी होती है। तो आप इसको जो है ध्यान रखिए कि एटॉमिक रेडियाई साइज में क्या होती है, ग्रुप में बढ़ती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज स्मूथली, वो स्मूथली डिक्रीज नहीं होता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन साइज, बोरान से एल्यूमिनियम तक तो ठीक है, वहाँ इंक्रीज होता ही साइज, तो वैसा उसी हिसाब से बढ़ता है। ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, लेकिन एल्यूमिनियम से जब गैलियम तक जाते हैं तो जो वैल्यू है वह जो है डिसकंटिन्यूली जो है डिक्रीज करता है। चलिए अच्छा ठीक है। अब सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज करता है। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बोरॉन एक नॉन मेटेलिक नेचर में होता है, जबकि एल्यूमिनियम आएंगे तो सीधे एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। गैलियम, इंडियम, थैलियम सब नेचर, एल्यूमिनियम सब क्या है, मेटल हैं। तो इस ग्रुप में जो बोरॉन है वो क्या है, नॉन मेटेलिक इन नेचर है, और इसके कई एलोट्रॉपिक फॉर्म मिलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। और गैलियम यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आप जब ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो डिक्रीज होती है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और डेंसिटी भी कम होती है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो अब जैसा जानते हैं कि बोरॉन की साइज़ जो होती है बहुत स्मॉल होती है, एबनॉर्मली स्मॉल साइज़ होती है, बस इतना आप ध्यान रखिए, बोरॉन की साइज़ बहुत छोटी होती है। और इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत हाई होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, और दिस प्रिवेंट इट टू फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने से बचाता है। लेकिन बोरॉन से जैसे जैसे एल्यूमिनियम में जाएंगे आप, यह जो है ईजी होता चला जाता है और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से मिलता है। तो ये जो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर द हैवियर एलिमेंट एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो ये देखिए एक चार्ट बना दिया है, तो यहाँ से आप इसको चाहे तो सारे प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ आते हैं यहाँ पे जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे देखिए यह बोरॉन ट्राईक्लोराइड, यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, प्लेनर इन नेचर है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और यह जो है बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 है इसलिए 3, हाँ ऐसे याद कर लीजिए, ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए किससे, क्लोरीन से, तो ये बोरॉन ट्राईक्लोराइड बन गया। तो 3 अपना और 3 इनका कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि यह एक लेविस एसिड है, ठीक है। तो ये जो बोरॉन का जो हैलाइड होता है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब यह जो अमोनिया है, अमोनिया के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेविस बेस है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के ऑर्बिटल में दे देता है और इस तरह से अमोनिया बोरॉन ट्राईक्लोराइड बन जाता है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ये है, क्यों है, कैसे है। अगला है ये जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम का ट्राईक्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का ट्राईक्लोराइड भी ठीक उसी तरह से है। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये 3 ठो Cl हो गए। अब एल्यूमिनियम का ऑर्बिटल पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा कि ये जो Cl है, देखिए 3 यहाँ इसके और 3 ये इसके, तो ये जो Cl है एक एल्यूमिनियम का, इस वाले का, ये तीनों इसके हैं,
तो ये जो एल्यूमिनियम का Cl है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम इस एल्यूमिनियम को दे देता है और ये एक इनका जो है इसको दे देता है। आप इसको फिगर में ऐसे देखिए, ये जैसे यह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है और यह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। तो अब दोनों एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाइमराइज होंगे। ये कैसे होंगे, बस इसको समझिए कि यह वाला Cl अपने 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को इस एल्यूमिनियम को देगा और यह वाला Cl इसको दे देगा। ये Cl जो है इस एल्यूमिनियम के साथ था, यह Cl जो है इस एल्यूमिनियम के साथ था। इस तरह से ये क्या बन गया, Al2Cl6 बन गया। ठीक है, ये Al2Cl6 बन गया। इस तरह से इसका एक डाइमर बन गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि एल्यूमिनियम जो एक बोरॉन, तो पहली बात तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज, किसी भी एल्कली और एसिड से रिएक्शन नहीं करता है किसी एट मॉडरेट टेम्परेचर पर, लेकिन एल्यूमिनियम दोनों से रिएक्शन करता है, इतना ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम मिनरल एसिड और एक्वस एल्कलीज दोनों से रिएक्शन करता है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो पहली बात तो याद रखना है कि एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो भाई एल्यूमिनियम जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है एल्कली से, तो आप उसके रिएक्शन को भी ध्यान रखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया किससे, एसिड से, तो एसिड क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे HCl से तो यह क्या देगा, H2 गैस देगा और एक साल्ट बनाएगा। कब बनाएगा, साल्ट, Al2Cl6 वही बनाएगा। आयनाइज कंडीशन में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, तो ये साल्ट बनाएगा। और यह नाइट्रिक एसिड के साथ ही पैसिव होता है। ये नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, पैसिव हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा रिएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, किसकी लेयर, Al2O3, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो HNO3 से इसको रिएक्शन करने से रोकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द HCl बट डज नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, इवन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वाई नॉट। सो द रीजन इज दैट एल्यूमिनियम फॉर्म द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इन द नाइट्रिक एसिड, देयरफॉर इट डज नॉट रिएक्ट। तो नेक्स्ट हो गया कि एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन आप किसी एल्कली से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो एल्यूमिनियम को ले लीजिए और उसका रिएक्शन जो है एल्कली से करा दीजिए, जैसे कि NaOH एक एल्कली है, तो ये बनाता है जो टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाता है। आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं ना, उसी हिसाब से इसको बना नाम कर लीजिए और ये वही कंपाउंड बन जाता है। ये देखिए कि Al NaOH और यहाँ 6H2O ले लीजिए, इस तरह से बन जाएगा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से ये जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स रीजन, कि वाइट फ्यूम्स एल्यूमिनियम के बॉटल पर किसके आते हैं। तो जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड माने AlCl3 को रखेंगे तो वह AlCl3 जो होता है वह जो है पार्सली हाइड्रोलाइड होता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, और वहाँ से वो HCl गैस रिलीज करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 को रख देते हैं तो मॉइस्चर में जा कर के हाइड्रोलाइज होता है और ये बनाता है HCl गैस बनाता है, और इसी HCl गैस की एक वाइट फ्यूम जो है उस बॉटल के चारों तरफ कलेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि एनॉमलस ट्रेंड ऑफ बोरॉन। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इस पूरे ग्रुप 13 में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज़। तो पहली तो एनॉमलस प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड F ले लिया है, पिछले वाले में Cl लिया था। तो चाहे आप Cl से देखिए चाहे F से देखिए, ये दोनों केस में सेम करता है। ये जो है लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं और लेविस बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकता है, कोऑर्डिनेट सॉल्ट बना लेता है। तो ये कह रहा है कि बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 आयन। कह रहा है बोरॉन जो है BF6 आयन बनाने में क्यों कैपेबल नहीं है, क्योंकि बोरॉन को आप देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5,
तो ये हो गया 1s2 2s2 और 2p1। ये देखिए ये 2 हो गया K सेल में, और यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए L सेल में। तो अब इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से यह जो है नहीं बना सकता है। तो जो d ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट ही रहे, लेकिन d ऑर्बिटल उस सेल के अंदर अगर है तो यह जो है ट्रेंड कर सकता है या बना सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, पर इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, इसलिए यह जो है नहीं बना सकता। तो आंसर क्या बनेगा कि ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बोरॉन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट एंड इट कैन नॉट फॉर्म द BF6 3-। और इसका जो मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ बोरॉन होता है वो 4 नहीं हो सकता। फिर बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं, बोरॉन के कंपाउंड्स में आप बोरैक्स को देख लीजिएगा, ये एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, आर्थोबोरिक एसिड बनाता है, और ये मेटाबोरिक एसिड, और इसके टेम्परेचर पे वेरिएशन आती है, जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाएंगे ना, ये बोरॉन जो है ऑक्साइड्स के डिफरेंट ऑक्साइड्स में टूटता जाता है। और आर्थोबोरिक एसिड ये भी आप देख लीजिए, ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आर्थोबोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई इज बोरिक एसिड कंसिडर एज अ वीक एसिड, यह एक वीक एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो होता है इससे, यह कैसा एसिड है बोरिक एसिड, पहले तो आप ध्यान दीजिए, बोरिक एसिड एक लेविस एसिड है, ठीक है, यह एक लेविस एसिड है। और लेविस एसिड किसको कहते हैं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उस एसिड को लेविस एसिड कहते हैं। तो एक ये प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड नहीं है, लेकिन यह OH को रिसीव कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से यह जो है बोरिक एसिड जो होता है यह एक वीक एसिड है, क्योंकि ये HN डोनेट नहीं कर पाता है। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डाइबोरेन B2S6। और डाइबोरेन B2S6 को बनाते कैसे हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये बोरॉन टाइफ्लुआइड को LiAlH पर, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे B2S6 बनता है। B2S6 को बनाने के लिए और एक आध दो मेथड हैं, जैसे कि आयोडीन के साथ। तो ये बनाने के मेथड हो गए। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है B2S6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए आप इसको ध्यान समझिए, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए यह एक ऐसा H है और ये एक ऐसा H है, दो ठो H ऐसे हैं जो दोनों B को जोड़े हुए हैं, ठीक है, यह बोरॉन को जोड़े हुए हैं, यह बोरॉन को जोड़े हुए हैं। इस तरह से यह जो है ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहा जाता है। तो डाइबोरेन ही एक ऐसा स्पेशल केस है जहाँ पर हाइड्रोजन ब्रिज्ड हाइड्रोजन की तरह फॉर्म होता है। जैसे मैं इसको अब बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अब ये B हो गया, ये B हो गया बोरॉन 1 2 3, ये बोरॉन ट्राईहाइड्राइड हो गया, हाइड्राइड हो गया BH3। ऐसे यहाँ पर 1 2 3। अब यह वाला H जो है इस B के साथ बॉन्डेड हो जाता है और यह वाला H जो है इस B के साथ बॉन्डेड हो जाता है। तो यह दोनों H कैसे कहलाते हैं, यही दोनों H जो है ब्रिज्ड हाइड्रोजन कह जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, इसके हम लोग शेप को ऐसे भी बनाते हैं, देखिए दिया होगा, नहीं दिया, यह देखिए, देखिए ये B हो गया, ये B हो गया। तो दो ठो H तो ठीक है अलग अलग हैं, ये दोनों पहले से अलग अलग हैं, लेकिन यह वाला एक H जो दोनों B से जुड़ा हुआ है और यह वाला H जो दोनों B से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से है B2S6 का स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से B2S6 हुआ, और आप इसके कुछ यूज हैं वो पढ़ लीजिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद।